इस केस ने पूरे इंडिया में तहलका मचा दिया था। हर कोई सिर्फ इसके बारे में बात करता, सारे न्यूज चैनल्स, मीडिया हाउस में सिर्फ यही खबरें छपती। देश में और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें चल रही थी, लेकिन कोई भी किसी और चीज के बारे में बात नहीं करना चाहता था। इतना ये केस वायरल हो गया था उस टाइम। स्टिल आज तक ये केस अनसॉल्व्ड है। इसकी मिस्ट्री कोई समझ ही नहीं पाया। वैसे इस केस के बारे में जब मैं बात करूंगी तो आप सब समझ जाओगे, खुद से ये केस सॉल्व भी कर लोगे। लेकिन पुलिस, कोर्ट, ये सब बातें ही बनाते रह गए, लेकिन कोई भी इस केस को सॉल्व कर ही नहीं पाया। आज तक नहीं पकड़ा गया कि किसने ये किया। मैं बात कर रही हूँ आरुषि हत्याकांड की। मैं बहुत छोटी थी जब इस हत्याकांड के बारे में सारे न्यूज चैनल्स पे दिखा रहे थे। उस टाइम मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी हमेशा बनी रही कि मुझे जानना है कि आखिर क्या हुआ था उस रात। ये बात है 16 मार्च 2008 की। नोएडा के जलवायु विहार में एक अपार्टमेंट था। वहाँ एक फैमिली बहुत अच्छे से रह रही थी। राजेश तलवार, नुपुर तलवार और उनकी बेटी आरुषि तलवार। 3 लोगों की छोटी सी फैमिली थी और उनकी मदद के लिए वहाँ एक हाउस हेल्प भी था जो 24 घंटे उन्हीं के साथ रहता था, जिसका नाम था हेमराज। ये चारों एक साथ एक घर में रहते थे। सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन अचानक 16 मई को कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी खबर ने पूरी इंडिया को हिला के रख दिया। शायद ही इंडिया में कोई ऐसा इंसान होगा जिसने इस न्यूज के बारे में पढ़ा सुना नहीं होगा। चलो डीप डाइव इन करते हैं एंड समझते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। आप देख रहे हैं हॉरर क्राइम पॉडकास्ट। मैं हूँ रेखा। आज जानेंगे मिस्टीरियस ट्रू क्राइम ऑफ आरुषि हत्याकांड। तो एक अपार्टमेंट होता है और उसके अंदर बहुत सारे कमरे होते हैं। एक कमरा होता है जिसके अंदर आरुषि के पेरेंट्स सो रहे होते हैं। आरुषि के पेरेंट्स का नाम है राजेश तलवार और नुपुर तलवार। ये दोनों अपने मास्टर बेडरूम में सो रहे होते हैं। बेटी सो रही होती है अलग किड्स रूम में, क्योंकि अब वो 14 साल की हो गई है तो उसको अपना अलग कमरा चाहिए था, तो वो अलग कमरे में सो रही होती है। इससे पहले वो अपने पेरेंट्स के साथ ही सोती थी, बट अब ग्रोन अप किड है, टीनेजर्स है, उनको अलग कमरा चाहिए होता है, तो उसने अलग कमरा ले लिया और वहीं वो रहा करती थी। और उसी अपार्टमेंट में एक छोटा सा कमरा था जो कि बेसिकली एक सर्वेंट रूम था, और उसी सर्वेंट रूम में हेमराज रहा करता था जो कि उस घर का हाउस हेल्प था। तो वो 24 घंटे उन्हीं के साथ रहा करता था। रात को सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे, लेकिन सुबह उठ करके पेरेंट्स ने देखा कि उनकी बेटी की लाश पड़ी हुई है उसके बेडरूम में, और वह हेमराज कहीं नजर नहीं आ रहा था। तो माँ बाप ने आरोप लगाया कि हेमराज ने ही उसकी बेटी को मारा है। बट अगले ही दिन हेमराज की डेड बॉडी मिलती है। तो अब सारा शक माँ बाप पे जाता है, पर माँ बाप के पास बच्चे को मारने का कोई रीजन नहीं था। यहाँ पे ये केस इतना ज्यादा मिस्टीरियस है कि इसके ऊपर एक बुक लिखी गई है, इसके ऊपर 2 मूवीज भी आई हैं, 2 अलग अलग सीबीआई ने इसके ऊपर जांच की, पर आज तक इस केस को कोई सॉल्व ही नहीं कर पाया। अब आपको लगेगा कि घर में 4 लोग थे, 2 लोग मर गए, तो ऑफ कोर्स माँ बाप ही होंगे जिसने मारा होगा, ये केस तो इजीली सॉल्व्ड है। बट ये स्टोरी जैसे दिखती है वैसे है नहीं। आरुषि के पेरेंट्स की बात करें तो दोनों ही पेशे से डॉक्टर थे। इससे पहले कि आप इस स्टोरी को और समझे, थोड़ा बहुत ना इनके बैकग्राउंड के बारे में भी जान लेते हैं। तो आरुषि कोई नॉर्मल बच्ची नहीं थी। मतलब आरुषि के पेरेंट्स बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे फैमिली प्लानिंग की, पर उनको कोई बेबी हो ही नहीं रहा था। उन्होंने बहुत कोशिश की एंड फाइनली आईवीएफ के थ्रू शादी के बहुत टाइम गुजर जाने के बाद बहुत मुश्किल से उनको आरुषि हुई। तो अगर किसी पेरेंट को इतनी मुश्किल से बच्चा होता है तो ऑफ कोर्स उसके लिए कंसर्न, लव और वो बच्चा बहुत स्पेशल होता है पेरेंट्स के लिए। एंड वो उनके बीच बॉन्ड था भी। वो अपनी बच्ची को बहुत प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि अभी उनकी बेटी का बर्थडे कुछ टाइम में आने वाला था। 24 मई को उसका बर्थडे था, बट क्योंकि स्कूल में समर वेकेशन स्टार्ट हो जाते एंड फिर वो अपना बर्थडे बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर नहीं पाती, तो स्कूल का जो लास्ट वर्किंग डे था 16 में, तभी वो अपनी बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे। एंड आरुषि भी अपने स्कूल में तभी वो अपना लास्ट स्कूल का वर्किंग डे पे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी, इसीलिए वो उसकी प्लानिंग वगैरह कर रहे थे। एंड 15 मई की रात को ही आरुषि को उसके पेरेंट्स बर्थडे गिफ्ट दे देते हैं। बर्थडे आने में टाइम था, बट वो भी बहुत एक्साइटेड थे, तो उन्होंने सोचा चलो दे देते हैं। उसका बर्थडे भी आ रहा है, तो जो बर्थडे गिफ्ट वो देने वाले थे, तो उस गिफ्ट की हेल्प से वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती एंड मेमोरीज को कैप्चर करके रख पाती। उस टाइम पे सोनी का कैमरा उसको गिफ्ट दिया उसके बर्थडे पे, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव था, बट उनका बच्चा उनके लिए बहुत ही प्रेशियस था और उसके साथ बॉन्ड अच्छा था, इसीलिए उन्होंने अपने बच्चे को कैमरा गिफ्ट किया। एंड बाकायदा उस कैमरे में उन लोगों ने फोटो भी खींची और कुछ वीडियोस भी बनाई। हंसती खेलती फैमिली की वीडियोस और फोटोज बाद में पुलिस को भी मिली थी। तो जो पेरेंट्स और बच्चे का बॉन्ड इतना ज्यादा अच्छा है, तो पेरेंट्स के ऊपर ये शक करना कि मार दिया अपने बच्चे को, क्या रीजन है?
और क्या प्रूफ है। बाकी ऐसी और भी घटनाएं होंगी जिससे आपको लगेगा कि क्या सच है और क्या झूठ है, समझ ही नहीं आएगा। चलो बात करते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या। सुबह 15 मई 2008 रोज की तरह आरुषि सुबह स्कूल जाती, दोपहर तक घर वापस आ जाती एंड बाद में रात को पेरेंट्स के साथ बैठ करके डिनर वगैरह किया एंड उसके बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए सोने के लिए। हेमराज चला गया किचन में किचन के काम करने के लिए एंड पेरेंट्स अपने बेडरूम में गए। और क्योंकि आरुषि नेक्स्ट डे अपना बर्थडे स्कूल में सेलिब्रेट करने वाली थी एंड पेरेंट्स को आरुषि को बर्थडे गिफ्ट इन एडवांस देना था, तो रात के लगभग 10 बजे वो लोग उसके पास जाते हैं, नेक्स्ट डे की प्लानिंग करते हैं, उसको गिफ्ट देते हैं, बहुत सारी फोटोज खींचते हैं, वीडियोस बनाते हैं एंड आरुषि के साथ फैमिली ने आखिरी फोटो 10:10 पे खींची थी। उसके बाद वो लोग अपने कमरे में वापस चले जाते हैं। अब रात 11 बजे राजेश तलवार अपने कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे होते हैं। सो इसके लिए उनको इंटरनेट चाहिए होता है एंड इंटरनेट का राउटर आरुषि के बेडरूम में था। सो वहां उनकी माँ जाती है एंड राउटर ऑन कर देती है और उस टाइम देखा माने कि आरुषि एक बुक पढ़ रही है, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल लाइफ के जैसा चल रहा था उनका एंड लगभग 12:08 के आसपास लास्ट इंटरनेट उनके पिता ने यूज किया। अब रात के 12 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में कुछ ऐसा उस घर में होता है जिसने पूरी इंडिया को हिला के रख दिया। एक मिस्टीरियस मर्डर जो आज तक सॉल्व नहीं हुआ। अब सुबह हो जाती है। अब रात भर क्या हुआ इसकी बात हम बाद में करेंगे। सुबह सुबह का सीन है, भारती जो उनकी एक और हाउस हेल्प होती है जो घर की साफ सफाई करने के लिए आती है, जिसने रिसेंटली वहां पे जॉब ज्वाइन किया था एंड उसको जॉब ज्वाइन के सिर्फ 6 दिन ही हुए थे। रोज की तरह वो डोरबेल बजाती है। अब जब भी वो डोरबेल बजाती है तो एक बार में ही डोर खुल जाता था। वहां का जो हाउस हेल्प था हेमराज, वो दरवाजा खोल देता था, लेकिन इस बार उसने 2 बार बेल बजाई, 3 बार बेल बजाई एंड हेमराज आया ही नहीं दरवाजा खोलने के लिए। तो सामने उसने देखा नुपुर तलवार आई है। अब इनके घर का थोड़ा आपको गेट एंट्रेंस समझना पड़ेगा। उनके घर में घुसने के लिए 3 गेट्स थे। एक पहला मेन गेट था जो आराम से धक्का देने से भी खुल जाता था। उसके बाद एक गेट था जिसमें वो लोग अक्सर लॉक लगाते थे और जिसको हेमराज खोलता था, और उसी के बगल में एक और गेट था जो कनेक्टेड था हेमराज के बेडरूम से। और कोई भी हेमराज का बेडरूम खोल करके हेमराज के रूम के थ्रू किचन में एंट्री लेता है, किचन के थ्रू पूरे घर में उसको एक्सेस मिल जाता। तो बहुत सारे घर में, मतलब जहां सर्वेंट रूम होते हैं वहां पे ऐसे ही घर को बनाया जाता है कि हाउस हेल्प के रूम से किचन कनेक्टेड होता है एंड किचन से पूरा घर कनेक्टेड होता है। तो रोज यूं होता था कि भारती डोरबेल बजाती थी एंड हेमराज अपने रूम से बाहर आता था एंड मेन गेट खोल देता था। और अगर हेमराज को घर के अंदर जाना होता था तो वो अपने ही रूम से किचन में जाता और किचन से अपने, जो लोग इस तरह के अपार्टमेंट्स में रहते हैं वो समझ पाएंगे कि किस तरीके से अपार्टमेंट्स में दरवाजे बनाए जाते हैं। एंट्रेंस सिर्फ एक डोर से नहीं होती है, 2 डोर से होती है। एक मेन डोर का एंट्रेंस होता है और एक मेन डोर के बाद सर्वेंट रूम के डोर से भी मेन घर में एंट्रेंस हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि जब भारती आई उसने डोरबेल बजाया, किसी ने दरवाजा खोला ही नहीं। तो फिर उसके बाद वो 2-3 बार डोरबेल बजाती है और तभी नुपुर तलवार आती है। अब नुपुर तलवार एक डोर खोल लेती है। अब जो दूसरा डोर खोलने जाती है तब वो देखती है कि वो लॉक लगा हुआ है वहां पे। अब उसे दूसरा डोर खोलना था तो वो खोल नहीं सकती थी क्योंकि वो बाहर की तरफ से लॉक था। यहाँ नुपुर तलवार को लगता है कि शायद हेमंत दूध लेने गया होगा, वो आ जाएगा तो वो दरवाजा खोल देगा। तभी उनकी मेड भारती बोलती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे और घरों में भी जाना है। आप एक काम करो, बालकनी से चाबी नीचे फेंक दो, मैं चाबी उठाऊंगी और फिर डोर अनलॉक कर दूंगी। तो फिर नूपुर कहती है ठीक है। और इसी बीच नूपुर हेमराज को भी कॉल करती है एंड ये बात नोट करने वाली है कि जब उन्होंने हेमराज को कॉल किया, फोन किसी ने उठाया, 2 सेकंड के अंदर ही कट कर दिया। उसके बाद वो चाबी देती है मेड को, मेड आती है चाबी से खोलने के लिए, बट फिर मेड देखती है कि वो तो नॉर्मल ऐसे लॉक है, मतलब चाबी से खोलने की जरूरत नहीं है, वो दरवाजा ऐसे ही लॉक है। तो बिना चाबी यूज किए ही वो दरवाजे का कुंडा खोल करके अंदर आ जाती है। और इसी बीच नूपुर तलवार देखती है कि लिविंग रूम में डाइनिंग टेबल के ऊपर एक शराब की बोतल रखी है जिसपे खून लगा हुआ है। और तभी राजेश तलवार आ जाते हैं और वो देखते हैं इस तरीके से शराब की बोतल रखी हुई है। वो भाग करके जाते हैं अपनी बेटी के कमरे में। अब यहाँ उनकी बेटी के कमरे की बात करते हैं। नूपुर तलवार हमेशा बाहर से लॉक कर देती थी अपनी बेटी का रूम और चाबी अपने पास रखती थी। अगर आरुषि को अपने कमरे से बाहर जाना है तो वो बाहर जा सकती थी क्योंकि अंदर से वो गेट खोल सकती थी, लेकिन अगर कोई बाहर से अंदर आना चाहे तो बिना चाबी के नहीं आ सकता था जब तक आरुषि खुद
खुद वो गेट ना खोले। बट जब राजेश तलवार भाग करके बेटी के कमरे के वहां चेक करने गए तो उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला है, और तभी नुपुर तलवार आई और उन्होंने देखा कि उनकी बेटी बेड पे खून में लथपथ मरी हुई है। और उन्होंने चीख करके मेड को बोला कि देखो हेमराज ने ये क्या कर दिया। हालांकि ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स का अलग तरीके से रिएक्शन देखने को मिलता है, बट यहाँ उनका ये स्टेटमेंट देना थोड़ा अजीब था। सीधा उन्होंने हेमराज के ऊपर ही ब्लेम डाल दिया, क्योंकि मे बी वो नजर नहीं आ रहा था तो उनको लगा शायद हेमराज ने ही किया होगा ये। थोड़ी देर बाद भारती बोलती है कि मैं बाकी पड़ोसियों को बुला दूं क्या? तो नुपुर तलवार कहती है कि हाँ ठीक है बुला दो। अब यही वो सबसे बड़ी गलती कर दी कि बाकी पड़ोसियों को घर के अंदर आने दिया, क्योंकि अगर किसी भी जगह क्राइम होता है तो सबसे पहले पुलिस को बुलाया जाता है, उस क्राइम सीन पे कोई और नहीं जाता है, ताकि जितने भी एविडेंस होते हैं, जितने भी फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो सब कलेक्ट किया जा सके ताकि क्रिमिनल को इजीली पकड़ा जा सके। लेकिन यहाँ पे तलवार फैमिली ने पड़ोसियों को घर के अंदर आने दिया, और इसी बीच गार्ड को जब पता चला तो गार्ड ने पुलिस को कॉल करके बुलाया। एंड जब पुलिस आती है तो पुलिस देखती है आरुषि के पेरेंट्स के रूम में 5-6 लोग खड़े हैं एंड आरुषि अपने बेड पे पड़ी हुई है, वहां कोई नहीं था। लेकिन स्टिल इतने सारे लोग घर के अंदर आए तो सोचो जितना भी क्राइम सीन पे एविडेंस था वो कितनी बुरी तरीके से टेम्पर हुआ होगा। आरुषि के सर पे वार किया गया था एंड गले को किसी शार्प चीज से काट दिया गया था। ऐसा लग रहा था किसी प्रोफेशनल ने ये किया है, बट क्योंकि हेमराज नजर नहीं आ रहा था तो सबने हेमराज को ही सोचा कि उसी ने ही किया होगा ये सब कुछ। तो ये पहली दफा में ही देख करके ओपन एंड शट केस लगा पुलिस को कि 4 लोग थे, 2 जिंदा हैं और 1 मर गई है, 1 की लाश मिली है और तीसरा दिख नहीं रहा, तो मे भी तीसरे नहीं मारा होगा। तो हेमराज के अगेंस्ट सर्च वारंट निकल जाता है। हेमराज नेपाल का रहने वाला था तो पुलिस नेपाल जाती है उसको ढूंढने के लिए। तलवार फैमिली पुलिस को ये भी कहती है कि भाई तुम उस क्रिमिनल को ढूंढ लो, हेमराज को अगर ढूंढ लिया तो हम तुम्हें 25,000 रुपए देंगे, ऐसा भी उन्होंने बोल दिया था। अब जो सिचुएशन थी वहां पे वो देख करके पुलिस को भी यही लग रहा था कि हाँ हेमराज एक नौकर था, उसने दारू पी, आरुषि के ऊपर बुरी नजर डाली होगी, आरुषि ने रेजिस्ट किया होगा, नहीं कर पाई तो उसको मार डाला और अब डर के मारे भाग गया है। इसी बीच जब इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है तो खून के कुछ छींटे सीढ़ियों के ऊपर थे और ऊपर जाते हुए भी खून के छींटे थे। उन खून के छींटों की ट्रेल्स को फॉलो करते हुए जब पुलिस ऊपर पहुंचती है तो देखते हैं कि दरवाजा बंद है छत का। अब वो दरवाजे की चाबी कहाँ है? तो पुलिस पूछती है राजेश तलवार को कि इसकी चाबी कहाँ है, लेकर के आओ। बट समहाउ राजेश तलवार को वो चाबी नहीं मिलती है एंड ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो इस बात में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे कि पुलिस वाले छत पे जाएं और कुछ चेक करें। मे बी अभी अभी उन्होंने अपनी बेटी को खोया था तो शायद वो इस मेंटल स्थिति में नहीं थे, या फिर पर्पसली उन्होंने पुलिस वालों को छत की चाबी नहीं दी। और पुलिस वाले भी इतने ज्यादा उस टाइम केयरलेस थे कि उन्होंने ताला तोड़ना जरूरी नहीं समझा। और उन्होंने बाद में रिपोर्ट में बोला कि उस दिन बहुत गर्मी लग रही थी, मुझे टेम्परेचर बहुत हाई था, मैंने वेट करता रहा लेकिन राजेश तलवार ने चाबी नहीं दी, इसलिए मैं वापस लौट गया। क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन अगर पूरी हो जाती तो उसी दिन ये केस सॉल्व हो सकता था, बट पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। और अगले दिन आरुषि के पेरेंट्स उसकी अस्थियों को विसर्जित करने के लिए हरिद्वार चले गए। किसी के स्पेशल रिक्वेस्ट पे वहां पे एक बहुत ही ज्यादा तजुर्बे वाले पुलिस ऑफिसर आते हैं। वो अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करते हैं एंड वो पीछा करते हैं खून के छींटों का जो कि सीढ़ियों पे था, जो कि छत पे जाता है। वो चाबी का वेट नहीं करते, वो ताला तोड़ते हैं, छत पे जाते हैं। और छत पे जा करके जो देखा उससे सबके होश उड़ गए। अब तक सबको लग रहा था कि हेमराज ने आरुषि को मारा है, पर अब पिक्चर साफ साफ क्लियर थी। हेमराज की डेड बॉडी वहां पड़ी हुई थी और उसको भी सेम उसी तरीके से मारा गया था जिस तरीके से आरुषि को मारा गया था। और इस मर्डर का सबसे बड़ा एविडेंस था वही छत के ऊपर एक दीवार पे खून भरे हाथ के छाप थे। अगर उसके सैंपल्स टाइम पे कलेक्ट कर लिए जाते तो पता चल पाता कि उस वक्त वहां और कौन था। बट अगेन यहाँ पे लापरवाही बरती गई, किसी ने चेक ही नहीं किया। अगले दिन बारिश हो गई एंड सारे एविडेंस पानी में धुल करके निकल गए। अब जब हेमराज की डेड बॉडी मिली तो अब सारा शक जाता है पेरेंट्स के ऊपर। अब सबको यही लगने लगा कि तलवार फैमिली ने ही अपनी बेटी का मर्डर किया है, क्योंकि देखो ना, एक घर में 4 लोग थे, 2 मर गए, 2 बचे हैं, तो किसने मारा? उसी ने मारा जो जिंदा है, क्योंकि घर में कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं थी, ताला नहीं तोड़ा गया, रॉबरी नहीं की, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, तो किसने मारा होगा? पर इस बात का कोई एविडेंस नहीं था। ये सिर्फ लोग डॉट्स को कनेक्ट करके अज्यूम कर रहे थे। अब दूसरी पुलिस टीम आती है इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन के लिए और उनको पता चलता है विष्णु शर्मा के बारे में। विष्णु शर्मा उन्हीं के घर का एक सर्वेंट था जो कि पहले उनके साथ काम किया करता था और वो छुट्टी पे गया था। और क्योंकि वो छुट्टी पे गया था तो अपनी जगह वो हेमराज को रख करके गया था कि जब तक मैं नहीं आता हूँ ये आप लोग का काम कर देगा। बट हेमराज के काम से तलवार फैमिली इतनी इंप्रेस थी कि विष्णु को बोला कि नहीं तुम रहने दो, इसी को ही घर का काम करने दो। बाकी विष्णु तलवार फैमिली को हॉस्पिटल में भी उनकी हेल्प करता था, उनके क्लिनिक में भी उनकी हेल्प करता था। बट इस हादसे के सिर्फ 2 दिन पहले राजेश तलवार ने बुरी तरीके से सबके सामने विष्णु शर्मा को डांटा था, जिसकी वजह से उसको बहुत गुस्सा भी आया था एंड उसने ये बोला भी था कि इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, बदला तो मैं लेके रहूंगा। और इस बात को जब विष्णु ये सब बोल रहा था तब राजेश तलवार के ड्राइवर ने ये सारी बातें सुन ली थी और उसी ने बताया कि विष्णु ऐसा ऐसा प्लान कर रहा था। तो सारा शक अब विष्णु पे जाता है। अब पुलिस ढूंढने लग जाती है कहाँ है वो। पर जब उसको ढूंढते हैं तो जिस घर में वो काम कर रहा होता है वहाँ के मालिक ने बताया कि जिस रात आरुषि के साथ ये सब हुआ वो तो हमारे यहीं जॉब कर रहा था। अब फिर पुलिस कंफ्यूज हो गई कि ये नहीं तो और कौन, क्योंकि जिसने भी ये काम किया है वो कोई ना कोई पहचानने वाला जरूर है, या तो वो घर का है या तो वो बाहर का है। क्योंकि अब इस केस की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी एंड पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था कि उन्होंने लापरवाही से काम किया, जो कि इनफैक्ट किया भी था। तो लोग उनसे आंसर्स चाहते थे एंड आनन फानन में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने एक और थ्योरी निकाली और इस थ्योरी के हिसाब से राजेश तलवार का अफेयर चल रहा था उनके क्लिनिक में और इसका पता आरुषि को चल गया और ये बातें उसने हेमराज को बताई। और जब हेमराज को ये सब पता चला तो वो धीरे धीरे आपस में क्लोज हो गए एंड उनके फिजिकल रिलेशन स्टार्ट हो गए। और उस रात को ये दोनों कुछ कर रहे थे तभी राजेश तलवार ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और गुस्से में आकर के पहले हेमराज को मारा फिर आरुषि को। और जब ये सारी बातें रिपोर्ट्स में आई तो लोगों ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया कि वो कैसे इतनी छोटी सी बच्ची जो सिर्फ 14 साल की है उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि वो फिजिकली एक्टिव थी। इसके क्या प्रूफ है? कोई मेडिकल रिपोर्ट, कोई टेस्ट, कोई लव लेटर, कुछ भी ऐसा मिला क्या? ऐसे कैसे बच्चे के ऊपर बोल सकते हैं? और फिर आगे चल के रिपोर्ट्स में स्टेटमेंट बदल दी जाती हैं। और अब दूसरा एंगल निकल करके आता है। आरुषि के पिता का अफेयर उनके क्लिनिक में चल रहा था और इसके बारे में आरुषि को पता चल जाता है। अब आरुषि उनके पिता को ब्लैकमेल करती है, इसलिए पिता ने पहले आरुषि को मारा और क्योंकि हेमराज ने देख लिया कि पिता आरुषि को मार रहे हैं तो हेमराज को भी मार दिया। काफी सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, 2 सीबीआई आई, सभी ने अपने हिसाब से अलग अलग थ्योरी बनाई बट एविडेंस किसी के पास नहीं था। एक छोटी सी प्यारी सी 14 साल की बच्ची को मारने का पेरेंट्स के पास आखिर क्या मोटिव हो सकता है? देखो, किसी भी क्राइम में अगर मोटिव पता हो, कोई स्ट्रॉन्ग मोटिव किसी के सामने हो तो केस फिर भी काफी हद तक सॉल्व हो जाता है कि इसके पास उसको मारने का ये रीजन था तो इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन जो लोग पेरेंट्स के ऊपर ब्लेम कर रहे थे उनको मोटिव समझ ही नहीं आ रहा था और एविडेंस तो बहुत सारे थे, जैसे छत के ऊपर खून भरे हाथों का छाप था, घर में बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स थे, लेकिन पुलिस की लापरवाही से ये सारी चीजें अच्छे से इन्वेस्टिगेट ही नहीं हो पाई। स्टिल लोअर कोर्ट ने 2013 में, मतलब इस क्राइम के लगभग 5 साल बाद, आरुषि के पेरेंट्स को दोषी माना और उन्हें उम्र कैद की सजा दे दी। बट फिर उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की एंड वहां भी सारी चीजें दोबारा से चली, इन्वेस्टिगेशन हुआ और हाई कोर्ट ने अपना फैसला बदल दिया और 2017 में ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस उन्हें छोड़ दिया गया, क्योंकि आरुषि के पेरेंट्स के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था, कोई मोटिव नहीं था, सिर्फ थ्योरीज ही थी एंड थ्योरी के बेसिस पे किसी को सजा नहीं मिलती है। तो आज तक ये पता ही नहीं चल पाया कि आरुषि को किसने मारा और क्यों मारा। एक अच्छी खासी हैप्पी फैमिली एक रात में ही हमेशा के लिए खराब हो गई। इन्वेस्टिगेशंस बहुत हुई, लोगों ने डॉट्स को बहुत कनेक्ट करके बहुत सारी थ्योरीज बनाई बट आज तक नहीं समझ में आता है। आप लोगों को क्या लगता है आरुषि को किसने मारा होगा? उसके पेरेंट्स ने या बाहर से कोई आया था मारने के लिए? कौन था? अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ बता दूं, बहुत सारे लोग ये भी कहते थे कि उनको आवाज क्यों नहीं आई? उनके घर में 2 लोगों का मर्डर हो जाता है और पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता है। हमारे घर में एक चम्मच गिर जाता है तो हम उठ जाते हैं, हमारे घर में भी ऐसा होता है। बट वहां पे उन्होंने ये बोला एंड पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में भी सामने आया था कि उनके घर का एसी बहुत तेज आवाज करता था और उसके साउंड की वजह से बाहर अगर कोई चिल्लाता या कुछ गिरता, साउंड बाहर का कुछ बेडरूम तक आ ही नहीं पाता था। एंड बकायदा पुलिस जा करके, जैसे वो मूवी भी आई थी इस केस के ऊपर, आई थिंक तलवार नाम था, तो उसमें भी यही दिखाया गया था। एंड रियल में उन पुलिस ऑफिसर का इंटरव्यू भी ऐसा है जिसमें उन्होंने बताया है कि वो उनके बेडरूम में जाके बैठे, एसी ऑन किया एंड बाहर किसी को बोला स्क्रीम करने के लिए आरुषि के बेडरूम से, लेकिन वो आवाज वहां तक आई नहीं। तो मे बी ये रीजन हो सकता है वैलिड हो और इसीलिए उनको पता ही नहीं चला कि उनके घर में 2 लोगों की मौत होगी और वो आराम से सोते रह गए। बट कुछ चीजें हैं जो समझ नहीं आती, जैसे कि जब पहली बार लाश देखा तो माँ ने
ने ये क्यों बोला कि ये देखो हेमराज ने क्या कर दिया। मतलब बेटी की लाश देख करके किसी भी माँ का नेचुरल रोना चिल्लाना निकलता है, ये स्टेटमेंट तो नहीं निकलता, ब्लेम गेम कोई नहीं करता। दूसरा, उस घर में 3 गेट और इतनी लापरवाही कि आरुषि के रूम में तो वो लॉक करके चाबी अपने पास रख के सो रही है उनकी माँ, लेकिन मेन गेट को अच्छे से लॉक नहीं किया और सर्वेंट के रूम का कनेक्शन रखा अपने रूम तक। उन्होंने सर्वेंट के ऊपर इतना कैसे भरोसा कर लिया कि कोई भी रूम के अंदर आ जाएगा उसके रूम के थ्रू, कुछ भी हादसा हो सकता था। तो इसके बारे में उन्होंने सोचा क्यों नहीं, लॉक क्यों नहीं किया प्रॉपर। और वो सर्वेंट तो पुराना भी नहीं था, नया ही ज्वाइन किया था उसने, तो उस पर इतना ट्रस्ट कैसे कर लिया। और छत के ऊपर ताला किसने लगाया, और अगर बाहर से आ करके किसी ने मारा है हेमराज को, तो वो हेमराज की लाश को ऊपर तक क्यों पहुंचाएगा। और जिस किसी ने भी मारा, चलो ऊपर हेमराज गया होगा तब वहां उसको मारा, लेकिन छत के दरवाजे पे ताला किसने लगाया और उसकी चाबी किसके पास थी। अगर राजेश तलवार के पास थी तो उन्होंने चाबी दी क्यों नहीं, और अगर नहीं थी तो उन्होंने बोला क्यों नहीं कि मेरे पास चाबी नहीं है और यहाँ खून के धब्बे हैं, हो सकता है खूनी यहाँ से भागो, आप ताला तोड़ो और ऊपर जाओ देखो, ये सब क्यों नहीं बोला। जब नुपुर तलवार ने कॉल किया हेमराज को और 2 सेकंड के लिए फोन किसी ने उठा लिया था, तो उस टाइम लोकेशन को क्यों नहीं ट्रेस किया गया कि लास्ट उसका फोन कहाँ पे स्विच ऑफ हुआ था उस टाइम पे। और भी ऐसे बहुत सारे सवाल थे जिसका आंसर्स तो हम लोगों को तो कभी मिल नहीं पाया, बट आई होप कभी किसी दिन कोई आई विटनेस मिले, कभी कोई आए, कभी कोई को अनसॉल्व करे। ये इंडिया की वन ऑफ मोस्ट मिस्टीरियस मर्डर केस रहा और मैं हमेशा से क्यूरियस थी एंड आज भी हूँ जानने के लिए कि बेचारी आरुषि के साथ ऐसा क्यों और कैसे हो गया, किसने किया ये। बाकी इस केस स्टडी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। अगली कौन सी मर्डर मिस्ट्री के बारे में आप डीप डाइव इन करना चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।